गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे इकॉनमी की फर्दर जो टॉपिक है उसे हम लोग देखने वाले हैं। एक लेसन आ चुकी है जिसमें कि हम लोग 3 आर्टिकल को डिस्कस किए थे, क्रिप्टो करेंसी एंड देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड देन जीएसटी काउंसिल। आज स्टार्ट करेंगे फूड इन्फ्लेशन के साथ। देन यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई श्रम पोर्टल्स देखेंगे और साथ ही कुछ यहाँ पे न्यूज़ है जो कि शॉर्ट्स है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के आर्टिकल के साथ, जो कि है फूड इन्फ्लेशन समझेंगे इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को। साथ ही पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके बेस पे जो इन्फ्लेशन हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी होता है, ये कहा जा रहा है कि 8 सालों में सबसे हाई है, जो कि आप अप्रैल में देखो 7.79% तक है। इट मीन्स कि लास्ट 7 मंथ्स में 3.44% यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो राइज़ किया है, बढ़ गया है। तो इसलिए ये काफ़ी एक चिंताजनक बात है। लेकिन आप समझते हैं कि फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, इसका मतलब ही क्या है। इन्फ्लेशन कहने का मतलब है महंगाई। आप देखते हो कि अभी भी मार्केट में आप देखो कि महंगाई है। कोविड के बाद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग परचेज़ करते हो सबकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। एक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फेनोमेना है, जो कि एक जनरल प्राइस दिखाता है कि कोई भी सामान हो या सर्विसेज हो, उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है हमारी इकॉनमी में। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके का होता है। 2 आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जिसे एक तो हम लोग हेडलाइन कहते हैं और दूसरा कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है जिसमें कि आप देखो कि सारे सामान जो होते हैं ना, यानी कि जितने भी गुड्स है उसके वैल्यू में चेंज आ जाना। इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक बास्केट में जितने भी सामान है सब में अगर चेंजेस आ जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और ये रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, और इसमें जो बेस ईयर है वो 2012 है। दोनों में कंपेयर कीजिए तब आप समझ पाओगे। कोर्स इन्फ्लेशन क्या होता है कि चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें आपका जो है फूड, फ्यूल आइटम्स, इन सबको बाहर रखा गया है। तो कोर इन्फ्लेशन में से फूड और जो फ्यूल आइटम है इसको बाहर कर देना है, और उसके अलावा जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उसमें अगर प्राइस की चेंजेस होती है तो उसे हम लोग कोर इन्फ्लेशन में रखते हैं। जैसे आप देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले फूड और बेवरेजेस आता है, इसका वेटेज 45% है। देन यहाँ पे पैन, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स जितने भी हैं उनकी 2.4% है। देन यहाँ पे क्लोथिंग और फुटवियर है, कपड़े और जूते वगैरह। देन यहाँ पे हाउसिंग है जिसकी वेटेज यहाँ पे 10% है। देन फ्यूल एंड लाइट है जो कि यहाँ पे 6.8 वेटेज है, और मिसलेनियस है जिसमें 28% वेटेज है, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप बनाया गया है, जिसे हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी में से आप फ्यूल आइटम्स और जो फूड आइटम्स है इसको अगर आप बाहर निकाल देते हो तो ये जो रेस्ट ऑफ द 4 यहाँ पे बचे हैं ये आपका कोर इन्फ्लेशन में आ जाता है। फाइन, ये बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। कोर इन्फ्लेशन में अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन जो कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रहता है, यानी कि महंगाई आप देखो कि अगर कोर इन्फ्लेशन का है तो वो लंबे समय तक है। इसमें फूड और फ्यूल आइटम को बाहर रखा गया है, क्योंकि आप फ्यूल आइटम देखते हो कि इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, यानी कि प्राइस जो है अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। कभी आप देखो कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 100+ है आज की डेट में, लेकिन कभी आपको 100- भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर फूड की भी आप देखो कि अनियन की प्राइस आप देखते हो कि अचानक से जो है 200 रुपीज़ पर केजी हो जाती है, फिर उसके बाद डाउन हो जाती है, वहीं 20 रुपीज़ पर केजी हो जाती है। तो इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट टर्म में इसकी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है प्राइस में। तो इसको यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन से बाहर रखा गया है। इसलिए आप समझो कि कोर इन्फ्लेशन जो है इट मीन्स कि जो महंगाई आई है, चाहे वो आपका हाउसिंग में हो या फिर यहाँ पे क्लोथिंग फुटवियर में हो, तो ये लंबे समय तक महंगाई आती है। साथ ही अगर हम लोग देखें फूड इन्फ्लेशन की बात करे थे, यानी कि अगर हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन और जो कोर इन्फ्लेशन है इन दोनों को समझ लिए, इसके अलावा आप देखो तो फूड का इन्फ्लेशन अलग से यहाँ पे कहा जा रहा है। इट मीन्स कि जो रिटेल प्राइस है सारे फूड प्रोडक्ट का, इट मीन्स कि जो आप देखो कि दुकान वाले रेंज में जो भी प्राइस होती है फूड प्रोडक्ट्स का, जो भी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रुप के द्वारा, यानी कि हम जैसे जो कंज्यूमर है हमारे द्वारा कंज्यूम किया जाता है, और वो बेस ईयर से कंपेयर करके। तो बेस ईयर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका रखा गया है 2014 से, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो आपका इंडेक्स लाया जाता है, फूड इन्फ्लेशन मेज़र किया जा रहा है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, और ये आपका जो है कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स है, जो कि 3 कैटेगरी में आता है। एक तो ग्रामीण वाले एरिया में देखते हैं, फिर शहरी एरिया में देखते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो ऑल इंडिया बेसिस में अगर हम लोग देखें तो 2014 से जो है इसको मेजर किया जा रहा है, लेकिन इसका बेस ईयर 2012 है। फाइन, तो 2012 में कितने दाम थे, यहाँ पे कितना प्राइस था अनियन का, पोटैटो का, टोमेटो का, और आज की डेट में जो है 2022 में कितना है, यानी कि 10 साल के बाद अगर कितना है, तो ये चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे है।
लास्ट 6 मंथ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ये बढ़ चुका है, 0.68% है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अब ये समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। आज की डेट में जो इन्फ्लेशन है ना वो एक सप्लाई शॉक ड्रिवन आप देखो इसके कारण है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो चुका था और जो डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो ब्रेक हो चुकी थी। डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई उस हिसाब से हो नहीं रही थी। तो इसलिए सप्लाई शॉक यहाँ पे ड्रिवन है, जिसके कारण आज के डेट में देखें कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो जाता है तो ऑब्वियस है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। लेकिन वही आप देखो कि डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की दाम जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है एक कॉमन फेनोमेना है जो कि आप लोग भी समझ सकते हो। तो इसलिए सबसे बड़ी बात और सबसे फैक्टर जो लीडिंग है जिसके कारण हम लोग फूड इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे सप्लाई शॉक ड्रिवन है, जिसके कारण लार्ज और क्विक राइज यहाँ पे प्राइस का देखने को मिला। लेकिन कुछ अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर देखें तो सबसे पहली है कि ग्लोबल प्रोडक्शन और जो सप्लाई है वो यहाँ पे डिसरप्ट हो चुका था। इट मीन्स कि पैंडेमिक से पहले आप देखो जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, उसके बाद आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसमें कि यहाँ पे 2 मेन एक्सपोर्टर्स है, रशिया और यूक्रेन जो है, ये दोनों जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे वीट हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो ऑब्वियस है कि इनकी तरफ से अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो और जो कंट्री इस पर डिपेंडेंट थी उनके यहाँ इन सारे प्रोडक्ट्स की कमी देखने को मिला होगा। ग्लोबल कमोडिटी प्राइस राइज है। इट मीन्स कि अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक्सपोर्ट कर्ब्स है यानी कि एक्सपोर्ट रोका जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखें तो इसमें कुछ सर्टेन क्रॉप्स है, रॉ मटेरियल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। टेम्प्रेरी आप देखो कि यहाँ पे इंडोनेशिया के द्वारा भी जो पाम ऑयल है जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसको भी रोक दिया गया, जिसके कारण पाम ऑयल की प्राइस यहाँ पे हाइक हो गई। साथ ही आप देखो कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हम लोग लेकर आते हैं, यानी हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशियन कंट्री से, तो उसमें से आप देखो कि हम लोग डीजल, पेट्रोल ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये आज के डेट में आप देखो कि बायोफ्यूल्स का जो प्रोडक्शन है वो मोर अट्रैक्टिव है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे शुगर, कॉर्न प्राइसेस, इन सब से बायोफ्यूल्स जो है वो भी हमारा निकलता है। तो इसके कारण आप देखो कि फूड इन्फ्लेशन भी यहाँ पे बढ़ चुका है। एक्सचेंज रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो मॉनेटरी एकोमोडेशंस है इसकी विड्रॉवल जो सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, इससे कैपिटल आउटफ्लो जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। और ये प्रॉब्लम हम लोग को डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग भी यहाँ पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी है। अगर हम लोग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखें जैसे कि हीट वेव्स आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होते जा रही है। IPCC के रिपोर्ट के हिसाब से आप देखो कि 1 डिग्री जो सेल्सियस राइज हो रहा है तो वीट यील्ड जो है हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो ये सफ़र हो रहा है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उतने ही आप देखो कि यहाँ पे जो क्रॉप की फसलें हैं, जो यील्ड है, पैदावार है, वो कम हो जा रही है। डोमेस्टिक अगर फैक्टर देखें तो हमारे देश में क्या है कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ आप देखो कि डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। हम लोग जो है बहुत सारे फूड ग्रेन्स में आप देखो कि जो पैंडेमिक का टाइम था उस समय हमारे देश में जो है राइस, व्हीट ये सब की कमी नहीं हुई, बल्कि हम लोग अपने देश के पॉपुलेशन को तो यहाँ पे फीड कर पाए, साथ ही साथ हम लोग बाहर भी इसको एक्सपोर्ट कर पाए। तो इसलिए हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है बहुत सारे फूड ग्रेन्स में। ह्यूज डिमांड सप्लाई जो है मिसमैच देखने को मिला एडिबल ऑयल्स में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं 60% जो एडिबल ऑयल कंजप्शंस होता है। तो ये मेन रीज़न यहाँ पे हो गया फूड इन्फ्लेशन का। सेकंड है कि इनपुट और मार्केटिंग कॉस्ट यहाँ पे बढ़ते गया। आप देखो प्राइस बढ़ते जा रहा है फार्म इनपुट्स का, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, क्रूड ऑयल है। तो इसके कारण भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है उस तरीके का भी यहाँ पे प्राइस बढ़ते गया। तो इसकी प्राइस आप देखो कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, इन सबको मिलाकर अगर हम लोग देखें तो फूड इन्फ्लेशन हो रही है। साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, RBI के द्वारा ये कहा गया कि क्लियर इम्पैक्ट देखने को मिला इन्फ्लेशन का, क्योंकि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए कि शुगर केन की खेती हो रही है, तो शुगर केन को यहाँ पे खेती करने से पहले जो है सरकार यहाँ पे इसकी प्राइस फिक्स कर देती है। नहीं, शुगर केन के लिए आपका जो है यहाँ पे FRP होता है, यहाँ पे रिम्यूनरेटिव प्राइस होती है। अगर हम लोग बात करें कुछ और, यहाँ पे मान लीजिए कि टोमेटो है, पोटैटो है, तो इनके यहाँ पे बीज रोपन से पहले क्या है कि सरकार यहाँ पे फिक्स कर देती है कि अगर ये टोमेटो आपका पर केजी 20 रुपीज़ में नहीं बिका मार्केट में, तो मतलब कि इससे ज़्यादा रेट में अगर नहीं बिका तो मिनिमम यहाँ पे 20 रुपीज़ पर केजी है जिस पे कि सरकार इसको खरीद लेगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उनके फसल जो है मार्केट में नहीं बिक रहे हैं तो सरकार उनको मिनिमम कॉस्ट में परचेज़ कर लेती है। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
साथ ही पॉलिसीज़ का भी इम्पैक्ट देखने को मिला, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ यहाँ पे सरकार के द्वारा लगाया गया, साथ ही एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका भी इम्पैक्ट हमें फूड इन्फ्लेशन में इनडायरेक्टली देखने को मिला। डोमेस्टिक प्रोडक्शन चैलेंजेस भी हैं। आप देखो कि वीट क्रॉप का जो यील्ड है वो इम्पैक्ट हो रहा है नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि हीट वेव्स है, यानी कि मार्च के मंथ में आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हीट वेव्स चल रही थी, जिसके कारण बहुत सारे वीट क्रॉप्स जो यील्ड है वो यहाँ पे इम्पैक्ट हो गए थे। तो ये तो दो फैक्टर्स हमें ग्लोबल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स देखने को मिला। बट जिस तरीके से ये इन्फ्लेशन हाई होते जा रहा है हमारे देश में, इसका क्या इम्पैक्ट है, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, ये सब सारे एंगल हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म में आप देखो तो इन्फ्लेशन जो होता है ना, यानी कि फूड की जो दाम बढ़ती है, इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ये इन्वर्स रिलेशन है। फिलिप्स कर्व्स आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है उस तरीके से आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इसको देखा जाता है। इंडिया की अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखें तो ये 50 बिलियन पार कर गया फर्स्ट टाइम इस ईयर में। साथ ही अगर आप लोग देखो तो इससे क्या हुआ कि मच नीडेड जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, जिससे कि जो एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हो पाई। और अल्टीमेटली क्या होता है कि किसानों को फ़ायदा होता है, तो किसानों की जो डबल करने की बात की गई है इनकम को, तो वो यहाँ पे हो पा रहा है। साथ ही इससे सरकार को भी काफ़ी हेल्प मिल पाया कि जो डेट है, यानी कि आप देखो कि बहुत सारी जो कंपनी है जो कि कर्ज में डूबी है, तो उनको भी यहाँ पे राहत मिल पाया, और सरकार को भी यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है, इट मीन्स कि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इससे हमारी फिस्कल डेफिसिट हो रही है, तो इसको भी कम करने में यहाँ पे हेल्प होता है इन्फ्लेशन। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन का भी एक कंडीशन आ जाता है। स्टैगफ्लेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो रुक जाता है हाई इन्फ्लेशन। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी सिचुएशन है किसी भी देश के इकॉनमी के लिए। तो अगर हम लोग देखें कि जो रिस्क है स्टैगफ्लेशन का, इसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन रहा, महंगाई बढ़ती रही, तो महंगाई बढ़ती रहेगी तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोगों के पास उस हिसाब की नौकरी नहीं होती है जो कि वो इतना अर्न करे और ये महंगाई को बर्दाश्त कर सके। तो स्टैगफ्लेशन जैसा सिचुएशन आएगा कि महंगाई बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए आप देखो थ्रेट्स है, जैसे कि यहाँ पे परचेसिंग प्राइस कम हो जाएगा। ऑब्वियस है कि मान लीजिए कि किसी भी पर्सन का जो इनकम है वो पहले से ही मान लीजिए कि 10,000 है, और पहले जो है टोमेटो आपका 10 रुपीज़ पर केजी मिलता था, आज के डेट में 30 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, तो ये 10,000 वाले को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ेगा, तो इनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगा। ऑब्वियस है कि अगर हमें दिखेगा कि नहीं हम लोग इसको ख़रीदने की कैपेसिटी में नहीं है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग अपने डिमांड को कम कर देंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल डिमांड से क्या होगा कि इनकम कम हो रही है, जॉब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट जो कंपनी का है अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा कंपनी को। शॉर्ट टर्म में आप देखो कि कुछ कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, इससे क्या होगा कि सेविंग वगैरह रिड्यूस होगा। इन्फ्लेशन जो है बहुत सारे सेवर्स को हर्ट करता है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ गया तो ऑब्वियस है आपकी सैलरी उतनी ही है, सैलरी तो नहीं बढ़ती है ना, लेकिन आपकी जो सेविंग्स है उससे आपको खर्च करना पड़ता है, साथ ही ग्रोथ कम हो जाता है। इन्फ्लेशन को कर्व करना और एक्सचेंज रेट अगर बढ़ते गया तो आरबीआई को यहाँ पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करनी पड़ती है, थोड़ा टफ करने पड़ता है, और ये तब होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है और मनी सप्लाई कम कर दिया जाता है, और इकॉनमिक ग्रोथ जो है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एक इंटरमीडिएट टर्म आ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फूड इन्फ्लेशंस जो है ये कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिमिनिश कर रही है, साथ ही जो रिस्क ऑफ कंपनी है उसकी रिस्क बढ़ती है, और जो फूड गुड्स और सर्विसेज है उनकी यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ती है। लेकिन अगर हम लोग सरकार की तरफ से देखें कि क्या यहाँ पे इमीडिएट इन्फ्लेशन रिस्क को यहाँ पे रोकने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स दिया गया, तो ये कहा गया कि एग्जम्पशन से यानी कि कस्टम ड्यूटी का, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी है, जो कि यहाँ पे 20 लाख MT ईयर यहाँ पे क्रूड ऑयल, जो क्रूड सोयाबीन है और सनफ्लावर है उसके लिए यहाँ पे लगाया जाएगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे क्रूड और सोयाबीन है, सनफ्लावर है, तो उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है जो कि 20 लाख के ऊपर यहाँ पे लगाया जा रहा है। लिमिटेशन है, जो शुगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे 10 मिलियन तक ही करना है, और एक्साइज ड्यूटी भी कट किया गया है, जो पेट्रोल और डीजल है उसमें एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी कट कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें कम से कम इंपोर्ट लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी कट कर दिया गया है। एक्सटेंशन है फूड सब्सिडी का, इट मीन्स कि भोजन जो खरीदा जाता है तो उसमें सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी एक तरीके का छूट है सरकार के द्वारा कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी यहाँ पे छूट माफ़ी मिलती है। तो नियरली 8 मिलियन इंडियंस है जिनको यहाँ पे सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण अन्न योजना के तहत यहाँ पे फूड सब्सिडी दिया गया। ठीक है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में हाईलाइट किया गया, तो अब इंडिया को भी ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वो लेकर चले, जिससे कि इन्फ्लेशन मैनेज कर सके, जो सप्लाई साइड सेक्टर्स है फैक्टर्स है उसके हिसाब से। और इसमें क्या करना है कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि सबसे पहले पल्सेस और ऑयल सीड्स में हमें सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि पल्सेस ऑयल सीड्स हम लोग ह्यूज मात्रा में दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग राइस और वीट ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट है हमारे देश में, तो हमें हर तरीके की फसल को उगाने की यहाँ पे रखनी चाहिए। हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव करना है, जिससे कि वेस्टेज वगैरह कम हो सके। साथ ही आप देखो कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। साथ ही टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना होगा, जैसे ड्रोन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि टाइमली और रिलेबल एस्टिमेट लगा पाएंगे फसलों का। इससे क्या हो पाएगा कि क्लाइमेट स्मार्ट जो यहाँ पे एग्रीकल्चर मॉडल है वो क्रिएट हो पाएगा, बेटर टाइमिंग हो पाएगी, यहाँ पे हीट सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए देख पाएंगे कि कौन सा बेटर टाइमिंग है। साथ ही जो पीडीएस सिस्टम है वो रैशनलाइज होगा, प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण अन्न योजना है ये यहाँ पे रैशनलाइज होगा, जिससे कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग हैं उनको टारगेट कर पाएंगे। साथ ही मैंडेट करना है सबमिशन जो किसी भी तरीके का स्टॉक डेटा का है, यानी कि सारे वेयर हाउस से, जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, तो इससे जो है हम लोग यहाँ पे जो है मैंडेट कर पाएंगे, जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह जो होती है, यानी कि आप देखो कि स्टोरेज करके रख लिया जाता है सामानों का, फसलों का, और उसके बाद जब फसल मार्केट से आउट हो जाते हैं तब फिर ब्लैक मार्केट यानी कि दाम इंक्रीज़ करके उसको बेचा जाता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो। साथ ही साउंड पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, और जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव और परमानेंट यहाँ पे फैक्टर्स हो, ना कि बस जस्ट प्रोडक्शन और पब्लिक स्टॉक डेटा हो। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजंस भी बेटर होने चाहिए, तभी यहाँ पे चल के काम होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें कि सप्लाई साइड फैक्टर्स को कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो प्रोडक्शन पैटर्न्स है उसको चेंज करना होगा, कैलिब्रेट करना होगा जो इंपोर्ट पॉलिसी है, और साथ ही हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना होगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें कि हमने यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन को एक अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज की डेट में। इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फूड इन्फ्लेशन ये आपने समझ गया कि इंडिया में क्या है अपार्ट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, देन यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन हो रही है। तो ग्लोबल फैक्टर और डोमेस्टिक फैक्टर दोनों हम लोग समझे, इम्पैक्ट क्या होता है फूड इन्फ्लेशन का ये भी हमने देखा, और साथ ही साथ हमारे देश में क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है जिससे कि ये इन्फ्लेशन रिस्क जो है उसको हम लोग मिटिगेट कर सके। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा गया है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, और ये योजना भी अपने आप में बहुत उम्दा है। 2016 में ये आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाया गया। साथ ही पहले इसका नाम क्या था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और मॉडिफाइड यहाँ पे NAIS यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को रिप्लेस करके एक नया स्कीम लाया गया। अभी क्या हुआ है कि 2 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा सेटअप किया गया, और उनके द्वारा ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको रिव्यू करो। साथ ही यहाँ पे बात करें तो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि एक फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम है। इसको 2016 में भी लॉन्च किया गया था। फ्लैगशिप कहने का मतलब है कि एक आप देखो कि पैन इंडिया में इसको एप्लीकेबल किया गया है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस स्कीम है। इसका एम बस यही है कि एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। इट मीन्स कि आप देखो कि एक प्रोडक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि ना ही हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट हो, ना ही हमारे जो फार्मर्स किसान हैं उनको जो लॉस होता है वो लॉस नहीं होना चाहिए। साथ ही एक फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड करने की बात की गई है कि आप देखते हो कि बहुत सारे डिजास्टर्स के कारण, चाहे आप देखो कि बाढ़ आ गई हो, फ्लड वाली सिचुएशन हो, या फिर ड्रॉट वाली सिचुएशन हो, तो दोनों केस में अगर हम लोग देखें तो किसानों को ह्यूज लॉस होता है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती है। तो फसलें बर्बाद होने के बाद भी जो है किसानों को जो मेहनत लगी है, इनपुट लगा है बीज खरीदने में, सिंचाई करने में, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब के लिए, तो उनके लिए उनको जो है कहीं से भी नुकसान ना हो, तो इसलिए उनको इंश्योरेंस दिया गया है कि उनके फसल के लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे फार्मर्स की जो इनकम है वो स्टेबलाइज हो, क्योंकि एक बार जो है एक सीज़न का, मान लीजिए खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, अगर एक सीज़न का भी अगर यहाँ पे किसानों को नुकसान होता है तो उनके पास जो है आप देखो कि जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है। साथ ही किसानों को भी इंकरेज करना है कि वो नए नए इनोवेटिव जो आइडियाज़ है उसको वो अडॉप्ट करें। साथ ही मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसको यहाँ पे वो
यूज़ करें। साथ ही क्रेडिट वर्दीनेस हो इंश्योर करना है। साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है कि एक ही तरीके का यहाँ पे जो है फसल नहीं उगाना है, तरह तरह की फसलें उगाने पे इनको जो है यहाँ पे ध्यान देना है और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक कॉम्पिटिटिवनेस निकल कर आए। साथ ही जो किसान हैं उनको भी यहाँ पे जिस तरीके का प्रोडक्शन में रिस्क हो रहा है तो उससे हम लोग यहाँ पे उनको सेव कर सकें। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा इसको सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग फीचर्स देखें तो फीचर्स क्या है इस स्कीम की? एक्चुअली ये यील्ड इंडेक्स बेस्ड स्कीम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया अप्रोच है, इसका प्रिंसिपल यहाँ पे आपका रखा गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस यूनिट है वो विलेज लेवल और जो पंचायत लेवल है उस हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे जो किसान है यानी कि सारे जो नॉन प्रिवेंटेबल जो नेचुरल रिस्क है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे किसान को इंश्योरेंस दिया जाएगा। प्री सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक, यानी कि जो बीज बोते हैं ना उससे पहले से लेकर और जब हार्वेस्ट हो जाती है, फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद तक जो है ये स्कीम आपका रन करेगा। ये कंपलसरी था पहले लोनी फार्मर्स के लिए, जो है ये बैंक से जो है यहाँ पे लोन लेना कंपलसरी था। बट अभी हम लोग देखें तो खरीफ सीज़न में क्या है कि कौन कौन से यहाँ पे क्रॉप्स कवर्ड होते, तो सारे फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड्स यहाँ पे कवर्ड होते हैं खरीफ में। और 2% यहाँ पे आप देखो कि जो एक्चुअल रेट है उसका देना होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें रबी में कितना है तो सारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड्स है, यहाँ पे 1.5% जो है वो यहाँ पे देना होता है। खरीफ और रबी का अगर आप देखो तो एनुअल कमर्शियल और एनुअल हॉर्टिकल्चर यहाँ पे क्रॉप्स है, जो कि हॉर्टिकल्चर का 5% यहाँ पे प्रीमियम देना होता है। तो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप देखो NCIP है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, जो कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पे जो फसल है उसकी डिलीवरी फास्ट हो, जो फ्रेगमेंटेड यहाँ पे डेटाबेस है वो यूनिफाई हो और जो मैनुअल प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो सके। ठीक है, इट मीन्स कि इसको डिजिटल करने की बात की जा रही है, जिससे कि फास्टर तरीके से काम हो सके। यहाँ पे मैनुअल तरीके से बहुत ही स्लो काम होता है, तो उस चीज़ को हटाने की बात की गई है। इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स देखें तो आउट ऑफ 140 जो मिलियन फार्मर्स फैमिली है, इसमें आप देखो फॉर लास्ट 3 ईयर्स से यहाँ पे 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको क्रॉस नहीं हो पाया है कि यहाँ पे इसको जो है इनरोल किए। इट मीन्स कि आप देखो हमारे देश में 140 मिलियन फार्मर्स फैमिली है, लेकिन 20 मिलियंस तक भी अभी तक 3 सालों में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनरोल किए हैं। तो बहुत ही पुअर यहाँ पे कवरेज है। इट मीन्स कि किसानों को या तो इस स्कीम के बारे में नहीं पता है, या तो पता है तो यहाँ पे किसानों को कोई भी तरीके का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। रीज़न क्या है पुअर कवरेज का? सबसे पहला आप समझ ही रहे हो कि ये इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि कुछ ही स्टेट में इसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे आप देखो कि स्टेट जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश है, इसमें बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि पैसे नहीं है तो किसानों को यहाँ पे जो है उनके फसलों का कैसे यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाएगा। साथ ही जो सेटलमेंट है, यानी कि अगर यहाँ पे किसान क्लेम करते कि उनकी फसल बर्बाद हो गई है तो उनको जो यहाँ पे पेमेंट दिया जाता था उसमें काफ़ी डिले देखने को मिलता था। साथ ही अगर हम लोग देखें लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इस तरीके की स्कीम में जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। जैसे कि त्रिपुरा और मेघालय में आप देखो जो कि यहाँ पे लो कवरेज है, और बिग क्लस्टर में अगर महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि हाई यहाँ पे आपका सम इंश्योर्ड हो रहा है। लिमिटेड ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है स्टेक होल्डर्स का, यानी कि जो भी यहाँ पे आप देखो कि ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से नहीं दिया गया, जिसमें कि नॉलेज की कमी है। साथ ही अदर रीजंस भी है, यानी कि जो डेट वेवर स्कीम लाया जाता है कुछ राज्यों के द्वारा, आप देखो कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और भी कोई मंत्री होते हैं, तो वो ऐसा छूट देते हैं कि अगर आप हमें मंत्री बना दोगे तो आपका जो यहाँ पे कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से भी जो है यहाँ पे नहीं लिया जाता है। लो लिटरेसी है, लोगों को यहाँ पे किसानों को समझ नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है तो वो समझ नहीं पा रहे। पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो हमारे यहाँ आप देखो कि मार्जिनल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जो कि मतलब कि बहुत ही गरीब किसान है हमारे देश में। सो दीज आर द यहाँ पे रीजंस है जिसके कारण कहा जा रहा है कि अभी तक यहाँ पे कवरेज जो है बहुत पुअर है। रिसेंट स्टेप्स क्या लिया गया है और कुछ वर्किंग ग्रुप की यहाँ पे जो रिकमेंडेशन आई है वो क्या है? कहा जा रहा है कि कवरेज अगर हम लोग देखें तो टारगेटेड प्रीमियम सब्सिडीज़ है स्मॉल फार्मर्स का, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ओवरकमिंग डिले करना होगा, यानी कि अगर यहाँ पे जो किसान क्लेम कर रहे हैं कि उनकी फसल बर्बाद हुई है तो उनको जो है इंस्टेंट यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तभी उनका भरोसा बढ़ेगा और तभी उनको ऐसा लगेगा कि हाँ सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। डिले अगर पेमेंट में होगा तो फिर यहाँ पे किसान जो है अपना काम छोड़कर वो बैंक ही दौड़ते रहेंगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अदर स्टेप्स क्या लिया जा रहा है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना है।
टेक्नोलॉजी से ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि हमारे देश में फार्मर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको अगर मैनुअल तरीके से काम करें तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस भी एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भार तो दे दिया गया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, बट शायद इंश्योरेंस कंपनी अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। साथ ही जो भी कंप्लायंस है उनको यहाँ पे मॉनिटर करना होगा। जो CSR फंड है यहाँ पे, उसको यहाँ पे आपका यूटिलाइज़ करना होगा, यानी कि जो इंश्योर्ड कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ जो स्टेट है उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। लिंक करना होगा क्रॉप इंश्योरेंस को क्लाइमेट चेंजेस के हिसाब से। जैसे आज के डेट में आप देखो कि इस बार मानसून जो है बहुत ही वीक पड़ रहा है, तो मे भी यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज़ हो रही है, और ड्रॉट कंडीशंस भी यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरीके से जो है यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस को भी यहाँ पे लिंक करना होगा। साथ ही इंश्योरेंस को यहाँ पे ऑफर करना एज ए प्रायोरिटी इंश्योरेंस, जो कि यहाँ पे लाइन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हो, यानी कि PSL आप देखते हो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, तो उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी को भी वैसे ही रखना चाहिए कि प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम हो सके। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इंश्योरेंस कंपनीज़ हो जिसमें कि यहाँ पे जो किसान है उनको फ़ायदा हो सके, कि जो भी उनको इंश्योरेंस सही लग रहा है उस हिसाब से वो अपने पसंद से जो है इंश्योरेंस करा सके अपने फसलों का। सो ये सारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे फॉरवर्ड है, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे परेशानी देखने को मिल रहा है, तो इस परेशानी को ही दूर करना है। क्रॉप इंश्योरेंस से हमारे देश में क्या फ़ायदा होगा? हाई परसेंटेज जो हमारे यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, 86% आप देख सकते हो कि ऐसे किसान हैं जिनके पास जो है अपना खुद का ज़मीन नहीं है, और है भी तो 2 हेक्टेयर से कम का ज़मीन है, तो वैसे किसानों को फ़ायदा होगा। हाई वल्नरेबिलिटी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, अगर आप देखो तो हमारे यहाँ दयनीय स्थिति है, और मेनली आप देखो तो हमारी देश की जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंडेंट है। तो मानसून हमारे देश में आप देखो 4 से 5 महीने रहते हैं, और उसी में बारिश होती है, तो उसी में खेती अच्छी होती है। बाकी अदर जो यहाँ पे मंथ्स होते हैं उसमें किसानों की हालत बहुत ही ख़राब होती है। साथ ही क्रेडिट नीड्स भी यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि एग्रीकल्चर में आप देखो खर्चे बहुत है, इनपुट्स बहुत ज़्यादा लगाना होता है, चाहे वो बीज हो या फिर खाद हो या फिर आपका पेस्टिसाइड्स हो, हर्बिसाइड्स हो, या फिर यहाँ पे सिंचाई करना हो तो वो भी यहाँ पे मोटर पंप से होता है, डीजल की इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी होती है, तो बहुत तरीके के खर्चे होते हैं किसानों का, लेकिन आउटपुट उस हिसाब से नहीं हो पाता, किसान उस तरीके से कमा नहीं पाते, तो क्रेडिट की भी ज़रूरत है। इसलिए इंश्योरेंस जो है हमारे देश में किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो गाइस इस स्कीम के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है अभी निकल के, तो इसलिए इससे जो भी इश्यूज़ है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल क्या हुआ? तो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट डेटा है ई श्रम पोर्टल का, इसमें ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड और जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे देश में, साथ ही साथ शार्प डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है हमारे सोसाइटी में। देखिए 2 तरीके की सेक्टर होती है, एक तो होती है फॉर्मल सेक्टर, एक होती है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मल सेक्टर की बात करें, जिसमें कि आप देखो कि प्रॉपर यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे यहाँ पे काम होता है, प्रॉपर इनकी जो है फिक्स सैलरी होती है, साथ ही साथ इनका हॉलीडे होता है, और साथ ही साथ जो है इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी प्रोवाइड की जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग वेंडर्स देख सकते हो जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और डेली काम करते हैं, इनके लिए कोई भी हॉलीडे नहीं होता है, इनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं है, इनके लिए कोई भी यहाँ पे रिलैक्स की कोई बातें नहीं है। तो ये अपने तरीके से जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, उतना खाएंगे। तो ई श्रम पोर्टल लाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल है ये, जिसको कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसमें ये कहा गया था कि वैसे लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये पोर्टल लाया गया है, और वो यहाँ पे EPFO और जो ESIC है उसके मेंबर नहीं होना चाहिए, तो ही वो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये पोर्टल का क्या मतलब है? ये पोर्टल लाने का मतलब है कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होना चाहिए। आपको पता है हमारे देश में जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जितने भी लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल वर्कर्स है, उनकी डेटा होती है, लेकिन आप देखो कि 96% तक ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं। यानी कि आप देखो स्ट्रीट वेंडर्स है, यानी कि जो ठेले लगाते हैं, घर में हमारे काम करने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर में खेती में काम करते हैं, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स है जो हमारे देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, उनको भी काउंट नहीं किया जाता। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, जैसे आप देखो कि ऊबर हो गया, ओला हो गया, तो इन सब में काम करने वाले, जोमेटो में काम करने वाले, तो इनका भी कहीं पे भी कोई डेटा नहीं रखा जाता कि ऐसे हमारे देश में कितने लोग हैं जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, आधार लिंक्ड यहाँ पे बैंक अकाउंट है, तो इसकी ज़रूरत है यहाँ पे वर्कर्स के द्वारा, जो कि इस पोर्टल को वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही इससे क्या होगा कि इम्प्लीमेंट जो इफ़िशेंसी है वो इम्प्रूव हो पाएगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। मेनली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए।
शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि रजिस्टर्ड जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पोर्टेबिलिटी है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी का और वेलफेयर बेनिफिट्स भी यहाँ पे माइग्रेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा। जिससे आप देखते हो कि क्या हुआ था कोविड-19 में कि रिवर्स माइग्रेशन हुई थी, यानी कि जितने लोग हमारे देश में आप देखो कि कुछ राज्य है जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी है, तो इससे निकल के लोग जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के राज्यों में जाते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलता है, ज़्यादा अच्छा काम का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो वैसे लोग कोविड-19 के टाइम में वापस से फिर अपने बिहार, झारखंड, यूपी में आ रहे थे, तो उसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो ऐसे लोग जो कि आप देखो कि बड़े बड़े शहरों में जाते हैं एक उम्मीद के साथ कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, उनके पास सैलरी अच्छा होगा, तो इसलिए ये जो पोर्टेबिलिटी है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर बेनिफिट्स जो है यहाँ पे माइग्रेंट लोगों को दिया जाएगा और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही अदर फीचर्स अगर हम लोग देखें तो कोई भी वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है और उनकी एज अगर 16 से 59 ईयर्स के बीच में, तो वो आराम से ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। इनके लिए इनको यहाँ पे 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलेगा जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहा जाएगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है ये परमानेंट नंबर होगा, एक बार असाइन हो गया तो ये कभी भी अनचेंज नहीं होगा, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन जो ई श्रम पोर्टल में है वो फ्री है, कोई भी तरीके के आपको पैसे नहीं देने हैं। वर्कर्स जो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे ई श्रम पोर्टल में, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा 2 लाख का, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत दिया जाता है, तो उनको ऑलरेडी यहाँ पे इसी के साथ मिल जाएगा और ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिलेगा। साथ ही जो भी यहाँ पे पर्सन 18 से 59 ईयर्स के बीच में, उनको प्रधानमंत्री जो यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना है उनको भी ई श्रम रजिस्ट्रेशन के साथ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि लेटेस्ट डेटा क्या हाईलाइट करता है। लेटेस्ट डेटा ये बता रहा है कि इस वर्किंग एज में, यानी कि 16 से 59 ईयर्स के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 94% अगर हम लोग देखें अपने 28 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर्स के, तो वो ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मंथली इनकम उनका 10,000 है या फिर इससे भी कम है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, यानी कि 74% ऐसे इनरोल्ड वर्कफोर्स है जो कि SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनकी इनकम जो है लो इनकम है, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है इनके लिविंग स्टैंडर्ड में। अनटैप्ड यहाँ पे डेमोग्राफिक पोटेंशियल है, यानी कि एज वाइज अगर एनालिसिस करें डेटा का तो यहाँ पे उतनी पोटेंशियल नहीं है, यानी कि एज आप देखो कि 18 से 40 ईयर्स के बीच में, तो ये एक रजिस्टर्ड वर्कर्स है, ठीक है, यहाँ पे 61% बताया जा रहा है। परसिस्टेंट जेंडर डिवाइड है, यानी कि आप देखो कि मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका भेदभाव किया जाता है, तो एक जेंडर डिवाइड भी हमें देखने को मिलता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी है। रूरल अर्बन डिवाइड भी है। ऑक्यूपेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो टॉप में है। 52% यहाँ पे इनरोलमेंट जो किया गया है वो वैसी जगह से है जो कि फार्म सेक्टर से यहाँ पे, और ये फॉलोड बाय डोमेस्टिक और हाउस होल्ड वर्कर्स से है। अगर इनिशिएटिव देखें जो कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को यहाँ पे हेल्प करने के लिए लाया गया, तो सबसे पहले हमारे कोविड टाइम में आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया, जिसे सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन कहते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम लाया गया। ओके, ये भी अनऑर्गेनाइज वर्कर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो भी यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स में काम कर रहे हैं या फिर खेती से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जगह पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे लेदर हो गया, हैंडलूम हो गया। लेबर कोड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कंट्री की जो आर्केक लेबर लॉज है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना देखें तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा है कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाएगा। और साथ ही साथ PM स्वनिधि है, यानी कि माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स है, हॉकर्स है, ठेले वाले हैं, वैसे लोग जो कि गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए PM स्वनिधि है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन रूरल यहाँ पे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना है, जो कि फ्री फूड ग्रेन्स यहाँ पे माइग्रेंट और गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया है कि आप लोग कहीं पे भी चले जाओ, यानी हमारे देश में किसी भी कोने में चले जाओ, PDS के थ्रू आपको जो है भोजन मिलेगा एक ही कार्ड पे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, यानी कि न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट करने के लिए लाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल नीड्स जो भी है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी जो भी पैसे के रूप में मदद है उनको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, PM किसान, तो इसको याद रखना है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये हमारे इकॉनमी के बैकबोन है, और नेशंस की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पे हिंज कर रही है, क्योंकि ये बेटर हमारे देश में
इनफॉर्मली एम्प्लॉयड पीपल्स है। तो इनकी कंडीशंस जो है, इस तरीके के वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना होगा। और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, इससे हम लोग समझेंगे कि हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबका विकास पे ही फोकस करते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे जो ई श्रम पोर्टल है। लेकिन अदर चैलेंजेस जो कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के द्वारा और काम करने वाले के द्वारा यहाँ पे फेस किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि लिमिटेड सेविंग है और कैपिटल अवेलेबिलिटी है, उनके पास सेविंग ज़्यादा नहीं होता है। हेल्थ और ऑक्यूपेशनल रिस्क होता है। जो भी आप देखो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं या फिर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनके हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जॉब इनसिक्योरिटी है, यानी कि आप देखो कि कब यहाँ पे जिस दिन ठेले नहीं लगा पाएंगे, शायद उस दिन उनका इनकम नहीं होगा, तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो जॉब इनसिक्योरिटी है। एब्सेंस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, यानी कि उनके लिए कोई कानून नहीं है। लैक ऑफ एक्सपोजर है, न्यू इन्फॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी वगैरह आता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। लैक ऑफ एक्सेस है, उनको कोई भी फिनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। फर्दर इनफॉर्मलाइजेशन है पॉसिबल हो सकता है, और बार्गेनिंग पावर भी यहाँ पे कमी है। फाइन। तो ये सारी बातें रही यहाँ पे हमारा ई श्रम पोर्टल में। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो आप क्या कहोगे? कोई भी वर्कर जो कि होम बेस्ड वर्कर है, आपके घर में काम कर रहे हैं, खुद कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कर लिए है, या फिर वेज वर्कर्स है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, जिसमें कि वैसे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है और वो यहाँ पे ESIC और EPFO के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान रखना है ई श्रम पोर्टल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी होगी। तो बाकी न्यूज़ इन शॉर्ट से इसे हम लोग देख लेते हैं। फ्यूल टैक्स रेट कहा जा रहा है, तो देखिए डीजल और पेट्रोल का प्राइसिंग अगर इंडिया में देखें, तो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जो कि रिटेल प्राइस को, जो भी पेट्रोल और डीजल का होता है, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते हैं। यानी कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल का ग्लोबल लेवल पे प्राइस चेंज होता है, वैसे ही हमारे देश में भी प्राइस चेंज होता है। रिटेल प्राइस अगर हम लोग पेट्रोल और डीजल का देखें, तो वो 3 कंपोनेंट के ऊपर मेनली बेस होता है कि बेस प्राइस क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर कितना लगा, और स्टेट का टैक्स कितना लगा। तो इसलिए आप देखो कि हर एक स्टेट में जो है अपना टैक्स लगकर यहाँ पे हर एक स्टेट में पेट्रोल और डीजल की दाम अलग होती है। स्टेट के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे वैलोरम वैट लगाया जाता है और सेल टैक्स लगाया जाता है, वो भी बेस प्राइस पे, और या तो फ्रेट चार्ज में, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी पे, डीलर कमीशन पे, जो भी यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के ऊपर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स है, द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वहीं अगर स्टेट टैक्स देखें तो उनके सेल्स में लगता है, यानी कि सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स लगती है। वहीं अगर एक्साइज ड्यूटी रेट देखें तो ये यूनिफॉर्म है, पूरे देश में एक ही एक्साइज ड्यूटी लगता है। स्टेट अपने तरफ से सेल्स टैक्स लगाते हैं, वैट लगाते हैं, जो कि हर एक स्टेट में अलग है। एक्साइज ड्यूटी में भी 2 तरीके का कंपोनेंट होता है। एक टैक्स कंपोनेंट है जो कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, और दूसरी यहाँ पे सेस और सरचार्ज लगती है। सेस कहने का मतलब है कि एक तरीके का टैक्स है जो कि किसी यहाँ पे स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, साथ ही यहाँ पे आपका जो है क्लीन एनर्जी के लिए सेस हो गया। तो इस तरीके से सेस लगाया जाता है, एक टैक्स है। सरचार्ज कहने का मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स, कोई भी आप बेसिक टैक्स दे चुके हो, उसके ऊपर आप अगर सर्विस चार्ज दे रहे हो, तो इट मीन्स कि आप जो है सरचार्ज दे रहे हो। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो ओनली रेवेन्यू है जो कि यहाँ पे टैक्स कंपोनेंट से जनरेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे स्टेट को जाता है। एक्साइज ड्यूटी और जो वैट यहाँ पे फ्यूल में होता है, इसमें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो कि सेंटर और स्टेट को मिलती है। तो इसलिए आप देखो कि GST से अभी भी जो है पेट्रोल, डीजल, ये सबको बाहर रखा गया है, क्योंकि हर एक स्टेट को अपनी तरफ से छूट दी गई है कि आप अपना टैक्स लगाइए, वैट लगाइए, सेल्स टैक्स लगाइए, जिससे कि आपकी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगी। ठीक है, सेल टैक्स अगर हम लोग देखें तो ये आपका एड वैलोरम टैक्स है, यानी कि ये आपका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, ये आपका चेंज होते रहता है। सेल्स टैक्स कंपोनेंट की अगर वैल्यू देखें तो ये डिपेंड है 3 कंपोनेंट में, यानी कि जो भी प्राइस यहाँ पे डीलर के ऊपर लगाया जाता है, या डीलर कमीशन हो या एक्साइज ड्यूटी हो। ठीक है, US बिकम्स इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, तो अच्छी बात है कि हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। UAE जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और इसको ध्यान रखना है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, यानी कि SDR है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो IMF के द्वारा यहाँ पे जो USD की US का जो डॉलर है उसका वेटेज बढ़ाया गया, और जो चाइनीज़ की यॉन है उसका भी वेटेज बढ़ाया गया है। ठीक है, तो SDR एक आप देखो कि इंटरनेशनल रिजर्व्स एसेट है, जो कि IMF के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यूरो है, US का डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ यॉन है, जापानीज़ येन है, और ब्रिटिश का पाउंड है। ये 5 यहाँ पे करेंसी इसमें है। टेक्निकल बैरियर है ट्रेड में, तो TBT है। तो TBT कहने का मतलब है कि मैंडेटरी टेक्निकल रेगुलेशंस और वॉलेंट्री सॉल्यूशंस है, जिसमें कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है।
फिर है महाराष्ट्र ओवरटुक यूपी टू री इमर्ज एज टॉप शुगर प्रोड्यूसर। देखिए शुगर प्रोड्यूसर जो है हमारे देश में टॉप में कौन है, यूपी है, लेकिन आज के डेट में अब यहाँ पे महाराष्ट्र हो चुका है। तो यूपी में क्यों डिक्लाइन हो गया शुगर का प्रोडक्शन, क्योंकि हाई डाइवर्शन है शुगर केन का, इथेनॉल आज के डेट में बनाया जा रहा है शुगर केन से, तो इसलिए यहाँ पे यूपी में कम प्रोडक्शन होने लगा, लॉस होने लगा एक्सेस रेन के कारण और वाटर लॉगिंग हो गई। साथ ही जो केन एरिया है ये आपका सिंगल वैरायटी में ही यहाँ पे प्लांट किया जाता है। शुगर केन के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में यहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है और हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोडक्शन है। हम शुगर केन के लिए यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत है। अगर एवरेज टेम्परेचर देखें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है। 75 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन सॉइल होना चाहिए जो कि रिच यहाँ पे लोमी सॉइल हो। रीज़न क्या है कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री से पेनिसुला इंडिया में, तो लॉन्गर क्रशिंग पीरियड है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे जो शुगर केन का जो फसल है वो बहुत लंबा ले लेता है। एडिक्वेट रेनफॉल की ज़रूरत होती है, ठीक ठाक बारिश होनी चाहिए, रिकवरी रेट यहाँ पे हायर है। साथ ही हायर यहाँ पे सुक्रोज कंटेन भी है। नदर इंडिया में आप देखो तो सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस भी है क्योंकि पोर्ट एरिया है। शुगर इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा है, इससे आप देखो कि 50 मिलियन किसानों की यहाँ पे जो लाइवलीहुड है वो इसी पे डिपेंडेंट है। मल्टी प्रोडक्ट क्रॉप है, इससे आप देखो कि बेसिक रॉ मटेरियल्स भी है, शुगर केन का प्रोडक्शन हो जाता है, इथेनॉल भी हो जाती है, पेपर वगैरह भी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इससे आपका रिलेटेड है। मोलासेस जो शुगर केन से निकलता है ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है डिस्टिलरीज़ के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन आप देख सकते हो इस एरिया में होता है, फिर इस एरिया में, और फिर यहाँ गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट अलाउज एक्सप्लोरेशन ऑफ कंट्रीज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स कहाँ है, तो बिहार में पाया जा रहा है 44%, अच्छी बात है। राजस्थान है, फिर कर्नाटक है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है 2009 का, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी लॉ देखें तो बेसिकली इसको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा इसको आपका एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ पे क्या है ना कि मेट्रोलॉजी लॉ कहने का मतलब है कि यहाँ पे पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है, फ़ाइन वगैरह का भी प्रोविज़न है। सेंटर के द्वारा नोटिफाई किया गया है सेकेंड फेज़ ऑफ मैंडेटरी हॉल मार्किंग विच शैल कम इनटू फोर्स 1 जून ऑफ 2022, तो ये आ चुका है। तो हॉल मार्क क्या होता है कि एक एक्यूरेट डिटर्मिनेशन होता है और कुछ प्रीसियस जो मेटल है ना उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। हॉल मार्किंग स्कीम जो है ये BIS के द्वारा रन किया जाता है और हॉल मार्क में आप देखो 3 मार्क्स होते हैं। तो BIS के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो कि 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। अदर सर्टिफिकेट देखें BIS का तो ISI हॉल मार्क होता है, ठीक है। कैरेट अगर देखें तो यहाँ पे अगर गोल्ड का आप देखो तो 24 कैरेट होता है, इट मीन्स कि 100% गोल्ड है। 18 कैरेट कहने का मतलब कि 75% गोल्ड है और रेस्ट यहाँ पे अलॉइंग मेटल्स होते हैं। फाइन, देखिए इस तरीके का हॉलमार्क है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखेगा, BIS स्टैंडर्ड हॉलमार्क इस तरीके का, और ये 6 डिजिट जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि यूनिक है हर एक ज्वेलरी आर्टिकल्स का। फाइन, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो एक सिस्टम लाया गया है। इससे क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री है वो बस फ़ायदे में होगी। इंडिया की जो इंडियन बिजनेस पोर्टल है तो इसके बारे में आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये ऑनलाइन ग्लोब यहाँ पे आप देखो ग्लोबल ट्रेड हब है एक्सपोर्टर्स और बायर्स के लिए, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है, ये भी आपका पोर्टल 5 साल यहाँ पे पूरा हो गया। तो बेसिकली ये न्यू ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि जितने भी FDI वगैरह है वो ऑनलाइन यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। पैसिव फंड्स है, यानी कि सेबी के द्वारा यहाँ पे एक सर्कुलर पैसिव फंड्स यहाँ पे लाया गया है जिसमें कि कुछ मैटर्स है जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गई, लिक्विडिटी हो गई, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हो गया, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिर आते द री स्किलिंग रेवोल्यूशन इनिशिएटिव, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया गया विच इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। फिर है गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल, तो यहाँ पे आप देखो कि प्रधानमंत्री की जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है ये पोर्टल लाया गया जिसमें स्मूथ डिप्लॉयमेंट होगा जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अच्छी बात है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर डिजिटल है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिवनेस होगा, इफेक्टिव मॉनिटर हो पाएगा 5G का बेटर तरीके से। फाइन, साथ ही अगर देखें तो इंडियन गैस एक्सचेंज है, यानी कि ONGC जो है यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी है जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक गैस को मतलब कि यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं IGX में। तो यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज देखें तो एक सब्सिडरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नेचुरल गैस के लिए। तो ट्रेडिंग अलाउड किया गया है, 3 हब है,
यानी कि गुजरात में आप देखो दहेज एंड हाजीरा है और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा है। ये हमारा जो ऑपरेट होता है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के तहत इसको ऑपरेट भी किया जाता है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक लेसन। नेक्स्ट हम लोग सिक्योरिटी देखेंगे, फिर इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।